Hello and welcome back everybody. This is CH in my Pathak and this is our day 9 of answer writing practice और कम से कम अभी तक क्वेश्चन 32 questions we have attempted from the first three units of Indian Contract Act as well as Indian Regulatory Framework and आज हमारा डे 9th है और आज भी हम यूनिट नंबर 2 से दो क्वेश्चंस करने वाले हैं एंड यूनिट नंबर 3 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। हालांकि अभी जितने भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं पिछले बहुत सारे दिनों में उसमें मेरे बहुत सा कवरेज कर चुका हूँ, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर चुका हूँ। इसलिए आज जो क्वेश्चंस रहेंगे उसमें जो वैरायटी रहेगी वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल ज्यादा रहेगी रेदर देन केस स्टडीज बेस्ड। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी इज सर दिस इनकरेक्ट करेक्ट 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। कहता है सर स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। क्या है? अ प्रॉमिस टू टेक ईदर राइस और स्मगल्ड ओपियम फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ ₹1000 इज होली वॉइड। ओके, तो 1000 रुपीज मैं आपसे लेने वाला हूं और इसमें मैं आपको राइस दूंगा और ओपीएम यानी ड्रग्स दूंगा, राइस या फिर ड्रग्स दूंगा। तो क्या ये होली वॉइड है? तो सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक सेक्शन 58 है, ये बोलता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में दो चीजें हैं, एक लीगल है और एक इलीगल है और इन दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, इन दोनों को हम ध्यान में रख सकते हैं कि ये सेपरेबल है। जैसे इस 1000 में से मान लीजिए 500 रुपीज थे राइस के और 500 रुपीज थे वो जो ड्रग्स है उसके, तो सेपरेट कर सकते हैं हम राइस वाला पार्ट प्रॉमिस एंड ₹500 फॉर दैट राइस एंड 500 रुपए वाला ड्रग्स वाला पार्ट को हम सेपरेट कर सकते हैं। तो जो लीगल पार्ट है वो लीगल रहेगा और जो इलीगल पार्ट है उसको इलीगल या फिर वॉइड माना जाएगा, अनलॉफुल माना जाएगा। तो होली वॉइड है क्या सर ये कॉन्ट्रैक्ट? तो नहीं सर, ये कॉन्ट्रैक्ट होली वॉइड नहीं है। तो इसको लिखने का तरीका है, सब जब आंसर में जब स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं ऐसा लिखूंगा इनकरेक्ट। इनकरेक्ट लिखूंगा तो मुझे 1 मार्क मिल जाएगा, फिर रीजनिंग मुझे देना है। मैं यहाँ पे लिखूंगा एज पर सेक्शन 58 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो यहाँ पे हमको लिखना है कि अगर दो प्रोमिसेस है एक अग्रीमेंट में जिसका एक प्रॉमिस एक ब्रांच एक सेक्शन इलीगल है और एक ब्रांच इलीगल है, तो जो लीगल वाला है उसी को हम एनफोर्स कर सकते हैं और वही हमारा अल्टरनेटिव या फिर वही हमारा वैलिड रहेगा, बाकी का इलीगल हो जाएगा, अनलॉफुल हो जाएगा। तो वेयर एन अग्रीमेंट consists of two branches of which one is legal and other is illegal, then the legal branch is valid and can be enforced, and the illegal branch is void। तो ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है पूरा ही वॉइड नहीं होता है, सिर्फ पार्ट में रहेगा। सो इनकरेक्ट करेंगे, सेक्शन 58 को अंडरलाइन करेंगे, टू ब्रांचेस करेंगे। लीगल ब्रांच जो रहेगी वो वैलिड रहेगी, एनफोर्स्ड रहेगी, इलीगल ब्रांच जो रहेगी वो वॉइड रहेगी। बस इतना अंडरलाइन करके हमको आगे चलना है। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमें बात करनी है। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है। प्रिविटी का मतलब होता है प्राइवेसी, तो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइवेसी मतलब क्या कि मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मिस्टर ए इसको एक कार देगा एंड मिस्टर बी इसको इसके बदले ₹10 लाख देगा। ठीक है, अब होता ऐसे है कि मिस्टर ये जो कार है ना मिस्टर बी अपने सन को गिफ्ट करने वाला होता है, गिफ्ट। ठीक है, ये किसी को पता नहीं, इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब क्या होता है, ये जो कार है ना ये कार आ जाती है फॉल्टी, या इसका कलर जो व्हाइट की जगह थोड़ा सा सिल्वर आ जाता है, कुछ ऐसा होता है। तो बी को कोई इशू नहीं है, बी बोलता है चलेगा यार, चल जाएगी ना कार, सिर्फ कलर का थोड़ा सा इशूज है तो कोई इशू नहीं है, चल जाएगा। लेकिन इधर इशू ऐसा है कि जो सन है, जो उसका बेटा है, ये जो सन है इसको इशू है, बोलता है ऐसे कैसे चलेगा। तो ये जाता है कोर्ट में और केस फाइल करता है। तो कोर्ट में जब ये केस फाइल करेगा तो कोर्ट इसको पूछेगा कि बाबा तुम लोगों ने जो ये कॉन्ट्रैक्ट किया है इसमें पार्टीज कौन कौन है। तो पार्टीज है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो आप कैसे इसके ऊपर कुछ केस फाइल कर सकते हो?
तो ये बोलेगा कि क्योंकि पापा वो गाड़ी मुझे देने वाले थे, ये देने वाले थे, तो फिर वो उसको ये बात याद दिलाएगा कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी कोई स्ट्रेंजर नहीं हो सकता। माने कि ए और बी के बीच में अगर कोई केस फाइल करता है तो ही वो वैलिड रहेगा। इनको छोड़ के, भले इनको नुकसान हुआ, लेकिन इनको छोड़ के कोई और, जैसे कि ये सन केस फाइल करेगा, तो उसको हम एंटरटेन नहीं करेंगे। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज है ना, सिर्फ वही केस फाइल कर सकते हैं, सिर्फ वही लोग उस प्रॉमिस का एनफोर्सेबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो बस फिर छोटा सा आंसर है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमको लिखने का है थोड़ा सा, तो लिख देंगे। ज्यादा कुछ इसमें डिटेल में आने वाला नहीं है। तो मैं शुरू करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैं क्या लिखने वाला हूँ, ये लिखने वाला हूँ कि जो पार्टीज एक इसको कॉन्ट्रैक्ट को, ये है पार्टीज है, वही इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट में लिखूंगा, इट मीन्स दैट ओनली दोज पार्टीज हु आर, ओनली दोज पार्टीज, दोज पर्सन्स कर लेते हैं, ओनली दोज पर्सन्स हु आर parties to a contract can file suit or be sued under the contract। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सिर्फ वही केस दाखिल कर सकते हैं या इन्हीं के ऊपर केस दाखिल हो सकता है। दूसरा हम लिखेंगे, इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन चलता है। तीसरा पॉइंट मैं इसमें लिखने वाला हूं कि ये जो दो पार्टीज होते हैं ना, इनके बीच में जो रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी लगता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुए हैं। तो इट रेफर्स टू द रिलेशनशिप created it refers to the relationship created between the parties who have entered into the कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हुए है। थर्ड पार्टी इसके ऊपर कभी भी केस फाइल नहीं कर सकता, भले ही वो उसके बेनिफिट, जैसे यहाँ पे बच्चे के लिए लिया था गाड़ी, तो भी आप नहीं कर सकते। तो हम लिखेंगे, द थर्ड पार्टी cannot sue upon it even if it has some benefit out of it। तो जो बेनिफिट मिलने वाला भी होगा तो भी नहीं कर सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वैलिड सूट नहीं ला सकता। दस अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट ब्रिंग वैलिड सूट। यहाँ तक अगर आपको समझा है तो प्लीज आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 35। कहता है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इसके ऊपर कमेंट करना है हमें। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 3 का क्वेश्चन है, 6 मार्क के लिए आ सकता है पेपर में। कहता है पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड, कौन कौन से लोग होते हैं जो अग्रीमेंट में जाने से डिस्क्वालिफाइड होते हैं। पहले एक चीज समझ लीजिए, एक होता है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे कि माइनर होता है, कॉन्विक्ट्स होते हैं, ये सब होता है। लेकिन लॉ ने स्पेसिफिकली 3 लोगों को बोला है कि आप लोग कभी भी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इंडिया में। तो 3 कौन से है? पहला होता है एलियन एनिमी, जो भी बंदा इंडिया के बाहर का सिटीजन है वो हमारे लिए हो गया एलियन। अगर इंडिया के इस देश के साथ कोई वॉर नहीं है तो ये हो गया हमारा एलियन फ्रेंड। अगर वॉर चालू है इंडिया और उस देश का तो ये हो गया हमारा एलियन एनिमीज के, ये कभी भी इंडिया में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर सकता। फॉरेन सर्वेनर्स एंड एम्बेसडर, जैसे आपने सुना होगा लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं और इसमें इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जाते हैं। हर देश में सिविल सर्विसेज होता है, तो ये आईएफएस ऑफिसर्स जो होते हैं ना, ये दूसरे देशों में प्लेस होते हैं। तो आपको मान लीजिए कैलिफोर्निया घूमने जाना है, आपको मान लीजिए यूएसए जाना है, चाइना जाना है, जापान जाना है, जहाँ पे भी आपको जाना है, वहां का आपको वीजा लगेगा,
वो आपको पासपोर्ट लगेगा इंडिया का। और ये सब करते हुए ये कौन करता है वीजा पासपोर्ट वेरिफिकेशन? अगर आप अभी जैसे यूक्रेन रशिया वॉर हो गया, जो लोग यूक्रेन में फंसे थे, रशिया में फंसे थे इंडिया के, इनको किसने बचाया? तो वहां पे जो इंडिया की एम्बेसीज होती है, इंडिया का एक ऑफिस होता है, इसको एम्बेसीज कहते हैं, उन्होंने इनको बचाया। तो ये होते एम्बेसडर्स या फॉरेन सोवरेंस। या फिर मान लीजिए कि इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर फॉरेन में घूमने गए हैं, ऑफिशियल टूर पे गए, तो वो फॉरेन सोवरेन हो जाते हैं दूसरे देशों के लिए। हमारे यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प मान लीजिए घूमने आते, तो वो हमारे लिए फॉरेन सोवरेंस होते। और अगर दूसरे देश के लोग इंडिया में, मान लीजिए पाकिस्तान का भी एम्बेसी है ऑलरेडी, दिल्ली में आप जाओगे तो मिलेगा पाकिस्तान एम्बेसी, यूएस एम्बेसी, हर हर देश का एम्बेसी इंडिया में है, तो वो लोग इंडिया के लिए हो जाते हैं एम्बेसडर्स। पहली चीज याद रखिए, ऐसे लोगों के लिए कायदे कानून बहुत अलग होते हैं। आप कभी भी इन्होंने चोरी भी किया ना कहीं पे इंडिया में, तो आप इनको पुलिस इनको जेल नहीं कर सकती, पुलिस इनको अरेस्ट नहीं कर सकती, इनके लिए लॉज अलग होते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट, स्पेशल प्रिविलेजेस इनको मिले होते हैं। तो इसीलिए ये लोग इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि इनके ऊपर जनरली ये लॉज अप्लाई नहीं होते जो इंडिया के लॉज होते हैं, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिया जाता है। अगर मान लीजिए किसी ने इंडिया में किसी का मर्डर भी किया फॉरेन एम्बेसडर ने, या कोई मतलब अनफॉर्चुनेट इवेंट है, किसी के रेप केस में भी ये आ गया ना, तो भी हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते, हमको इनको दूसरे उनके देश में छोड़ना होता है, और उनका देश, उनका कोर्ट उनके ऊपर मुकदमा चलाएगा और वो सब चलेगा। इंडिया में नहीं जो होता, इनका इनका ट्रायल इंडिया में नहीं होगा। तो इसीलिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया में नहीं आ सकते। हाँ, अगर ये किसी एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, मान लीजिए किसी फॉरेन एम्बेसडर ने इंडिया में फ्लैट लिया है और अभी मुझे रेंट पे चाहिए, तो अग्रीमेंट होगा। तो एजेंट के थ्रू आते हैं ना, तो एजेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा परफॉर्मेंस के लिए। तो मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो एजेंट की लायबिलिटी वहां पे बढ़ जाएगी। एंड जो लास्ट वाला पार्ट रहेगा, जो तीसरा है, कॉविनेंट्स कहते हैं हम इसको, कॉन्विक्ट्स बेसिकली, सो नॉट कॉविनेंट्स, कॉन्विक्ट्स। कॉन्विक्ट्स का मतलब होता है कि जो लोग किसी भी लॉ के अंडर प्रूव हो चुका है गिल्टी की, इसने ये गुनाह किया है, और अभी वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। तो इन तीन लोगों के बारे में ये पूछ रहा है, इनके तीन लोगों के बारे में हमको लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, फॉलोइंग आर द पर्सन्स हु आर disqualified from entering into contract by law। सबसे पहला आएगा एलियन एनिमी। एलियन एनिमी मतलब क्या, इसमें हम पहले लिखेंगे, एलियन इज अ फॉरेनर, एलियन इज अ फॉरेनर। एक चीज समझ लीजिए, एलियन फ्रेंड होता है और एलियन एनिमी होता है। तो एलियन इज अ फॉरेनर विथ whom इंडिया is at peace, is a foreigner with, नहीं मुझे कंट्री लिखना है यहाँ पे, मुझे फिट नहीं हो रहा है मुझे, तो हम लिखेंगे इज अ फॉरेनर whose state India is at peace with, whose state India is at peace। मतलब स्टेट मतलब देश होता है, ठीक है, स्टेट मतलब देश होता है। हम जो कहते हैं ना इंडिया में स्टेट्स को, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तो वैसे नॉर्मल टर्म्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं पे भी स्टेट जब यूज किया होता है, तो आइडियली स्टेट का मतलब होता है कि जो हम कहते हैं ना कि किसी भी जुरिस्डिक्शन को स्टेट कहा जाता है। तो जनरली स्टेट का मतलब जो होता है ना, देश होता है। तो हुज स्टेट का मतलब है कि जिसका देश, जिसके देश के साथ इंडिया किस पे है, इंडिया इज एट पीस विद, इंडिया का कोई वॉर नहीं चल रहा इन लोगों के साथ। ओके, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। एलियन इज अ फॉरेनर हु स्टेट इंडिया इज एट पीस विद, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे, एलियन इज अ पर्सन जो क्या है, इंडिया का सिटीजन नहीं है, हु इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, ठीक है। जब भी इंडिया किसी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर करेगा, वो अपना एलियन एनिमी बन जाएगा। तो हम लिखेंगे ही बिकम्स एलियन एनिमी व्हेन इंडिया डिक्लेयर्स वॉर
अगेंस्ट हिज नेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे ही कैन नॉट एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। इंडिया के इसमें वो एंटर नहीं कर सकता। तो मैंने इसको थोड़ा डिटेल में बता दिया। सेकंड आ जाता है सर, सेकंड वाला आ जाता है हमारा फॉरेन सोवरेनिटी एम्बेसडर्स। फॉरेन जो टेम्पररी पीरियड के लिए घूमने के लिए आते हैं वो सॉवरीन्स होते हैं। एम्बेसडर्स वो होते हैं जो प्लेस्ड होते हैं देश के बिहाफ पे किसी और देश में इन एम्बेसीज। ठीक है, तो फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, इसमें हम क्या लिखेंगे? दे हैव स्पेशल privileges, right? And thus they cannot be legally proceeded against, legally proceeded against in के अंडर इंडियन लॉ, अंडर इंडियन लॉ, इंडियन लॉ के अंडर वो हम नहीं कर सकते, उनको प्रोसीड नहीं कर सकते, और इसीलिए हम नहीं वो नहीं इसमें कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते। दस दे कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। एजेंट के माफिक चले गए तो एजेंट अपॉइंट करके किया तो चलेगा। फिर इफ दे एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स थ्रू एजेंट देन द एजेंट इज पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, फिर वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। एंड थर्ड वन, द लास्ट वन इज कॉन्विक्ट्स। लिखेंगे पर्सन्स convicted under any law is disqualified from entering into contract. So this was the question that we had to answer, and now the last question, question number 36। शॉर्ट नोट लिखनी है हमें फ्री कंसेंट के ऊपर। किसके ऊपर लिखनी है? फ्री कंसेंट के ऊपर। तो लिख देंगे सर, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आ चुका है 1998 के सी एंट्रेंस एग्जाम में। अब तक आया नहीं, वापस रिपीट होके तो मे बी आ भी जाएगा, पता नहीं। तो फ्री कंसेंट क्या होता है? कंसेंट का मतलब होता है हाँ बोलना, किसी को किसी चीज के लिए हाँ बोलना। और फ्री का मतलब होता है कि वो किसी भी 5 चीजों से टच नहीं हुआ होना चाहिए। कौन सी 5 चीजें सर? पहला होता है कोअर्जन, मतलब फोर्स किया आपने हाँ बोलने के लिए, दैट इज कोअर्जन। दूसरा होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब आप बाय एनी टाइप ऑफ अथॉरिटी आप किसी को उसकी विल को उसको ये कर सकते हो, इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन है। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या फर्क होता है? कल ही हमने देखा था हमारे कल के आंसर राइटिंग सेशन में। तो इफ एनीबडी इज कंफ्यूज्ड जाके चेक कर सकता है। एंड लास्ट इज सर मिस्टेक, गलती। इसमें से पहले 4 जो होते हैं कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर ये 4 चीजों की वजह से कंसेंट मिला है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। कोई भी एक पार्टी उसको रुका सकती है जिसको इशू हो रहा है। लेकिन अगर मिस्टेक की वजह से कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं, वॉइड हो जाता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी 0 हो जाती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कंसेंट कहाँ पे बताया गया है? कंसेंट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 10, सेक्शन 10। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं कि एज पर सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के सेक्शन 10 में क्या बोला है? फ्री कंसेंट जो है इज अ एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट इज द एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बिना उसके कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। फिर दूसरे इसमें आपको बताऊंगा मैं कंसेंट क्या है।
कंसेंट क्या होता है कि हम किसी को फ्री विल से जो देता है उसको कंसेंट कहते हैं। तो फ्री कंसेंट इज द कंसेंट गिवन बाय फ्री विल एंड ओन अकॉर्ड। ओन अकॉर्ड का मतलब होता है खुद से दिया है, फ्री विल मतलब खुले मन से दिया है, कुछ भी किसी भी तरह का फोर्स नहीं है इस पे। तो हम ऐड करेंगे consent is said to be free if it is not obtained by following means। ये जो फॉलोइंग मीन्स है इसके थ्रू अगर ऑप्टेन नहीं किया गया है तो ये आता है। कौन सा सेक्शन बोलता है सर ये? सेक्शन 14। ओके, तो पहला आ जाए, पहला मैंने आपको क्या बोला था, इसमें आ जाता है कोर्जन, अनडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक, ये सारी चीजें इसमें आ जाएगी। तो मैं लिखूंगा मैं कोअर्जन, अच्छे से लिखता हूँ, कोअर्जन और मिस्टेक और फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस और मिसरिप्रेजेंटेशन। तो सारे के सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। यहाँ पे सिर्फ एक नोट होना चाहिए, हाउएवर, नहीं तो सीधा करेंगे कंसेंट कॉज्ड बाय कोवर्जन, फ्रॉड, undue influence and misrepresentation is voidable। नहीं, रिजल्ट्स लिखेंगे, in results in a voidable contract। However, consent caused by mistake is results in void contract। आई होप आपको ये सारे के सारे आंसर्स ध्यान में है, समझ में आए हैं। And with this, we have concluded day 9. You can send all your answers on WhatsApp at 922 61 38 606. This is my WhatsApp number. You can always tell me. And yes, you can join my test series. You can join my Law Life batches starting from 20th of March. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Goodbye. Have a good day.